Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. तो लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. That was the second chapter of your partnership accounts. Now third chapter. Today we will start a new chapter, that is third chapter of partnership accounts, and the name is admission of partner. हमने जब पार्टनरशिप अकाउंट्स के फंडामेंटल्स पढ़े थे तब हमने रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़ा था. यस और नो? Yes, sir. वहां पर एक रूल था कि नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. तो मुझे ये बताओ, अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड, तो क्या पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद अगर हम ये कोई कंडीशन लगा दें कि भाई ऑल पार्टनर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेजॉरिटी बेसिस पे हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर लेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? बोलो, क्या ये पॉसिबल है? No, sir. नो. देखो सिंपल सी बात है, न्यू पार्टनर फर्म में तभी एडमिट होगा जब एग्जिस्टिंग ऑल पार्टनर्स की कंसेंट होगी फॉर हिज और हर एडमिशन. तो मान लो अगर 3 पार्टनर हैं X, Y और Z, ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, और ये एक नए पार्टनर A को फर्म में एडमिट करना चाह रहे हैं फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स. ए के एडमिशन को कौन रिकमेंड कर रहा है? X रिकमेंड कर रहा है. Y ने अपनी कंसेंट दे दी लेकिन Z मना कर रहा है. Z कह रहे हैं नो, A कैन नॉट बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म. तो अगर Z की कंसेंट नहीं है तो इन सच अ केस A कैन नॉट बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म एज अ न्यू पार्टनर. तो उस केस में A को हम फर्म में एडमिट नहीं कर सकते. बोलो, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब पहली बात तो ये कि एडमिशन नए पार्टनर का फर्म में किस पर्पस से किया जाता है. अगर जो एग्जिस्टिंग फर्म है, जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, उसमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट और है हमें बिजनेस रन करने के लिए, तो सर कैपिटल के लिए तो हम बैंक से लोन भी ले सकते हैं. अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है, तो बैंक से लोन क्यों नहीं ले लेती फर्म? सर अगर बैंक से लोन लेंगे तो हमें अपनी प्रॉपर्टीज भी तो सिक्योरिटी बेसिस पे देनी पड़ेगी बैंक को. Yes, यस और sir. नो? अगर बैंक से आप लोन लोगे तो फर्म को अपनी प्रॉपर्टी बैंक को एज अ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. बिल्कुल. अब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है ही नहीं तो बैंक से लोन मिल नहीं रहे, या हो सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन हायर हो, तो फर्म बैंक से लोन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है. अगर कोई ऐसा पर्सन फर्म में पार्टनर बनने के लिए रेडी है जो कि फाइनेंशियली काफी साउंड है, तो इन सच अ केस दैट पर्सन विल बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर अ सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट. क्लियर? Yes. तो ये तो हो गया पहला रीजन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का. दूसरा रीजन, अगर फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए X, Y और Z, अगर फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए, उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए X, Y और Z कॉम्पिटेंट नहीं है, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन नहीं है, उनको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज है तो केवल थियोरेटिकल नॉलेज है, वो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे. जैसे आपने बीएसटी में पढ़ा होगा फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, Yes, sir. टेलर्स साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो वही चीजें मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई X, Y और Z को थियोरेटिकल नॉलेज तो है उन प्रिंसिपल्स की,
लेकिन प्रैक्टिकली वो फर्म के बिजनेस में उनको अप्लाई नहीं कर पा रहे, और एक पर्सन है ए जो कि कॉम्पिटेंट है, उसकी क्वालिफिकेशंस अच्छी है और उसकी मैनेजरियल एबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, तो in such a case new partner A will be admitted in the firm for a certain share of profit. बोलो क्लियर? Yes. Yes. थर्ड पॉइंट, अगर फर्म को अपनी ब्रांड इमेज मार्केट में इंप्रूव करनी है, फर्म की मार्केट में गुडविल इतनी साउंड नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, और फर्म अपनी ब्रांड इमेज बनाना चाहती है मार्केट में, तो इन सच अ केस एक ऐसे पर्सन को जिसकी मार्केट में ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, उसके नाम से हमें न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उस पर्सन के, उससे हमारे फर्म के बिजनेस को बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो इन सच अ केस एक ऐसे पर्सन को जिसकी एक ब्रांड वैल्यू है, जिसका मार्केट में नाम है, ऐसे पर्सन को फर्म के बिजनेस के अंदर क्या बनाया जा सकता है? पार्टनर बनाया जा सकता है फॉर अ सर्टेन शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाइक 1/4 शेयर, 1/10 शेयर, 1/8 शेयर, वॉट जो भी डिसाइड होगा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट हम बोल सकते हैं कि मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है पी, वो पिछले 15 साल से बहुत ऑनेस्टली हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहा है, अपनी ड्यूटीज बिल्कुल ऑनेस्टली कर रहा है, और फर्म के बिजनेस को इसने बहुत बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। तो इन ऑर्डर टू एनकरेज अ मैनेजर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पी हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है, हमारी फर्म के अंदर वो मैनेजर है, तो उसको एनकरेज करने के लिए, या फिर ये कह लो कि अदर एम्प्लॉइज और सीनियर और जूनियर मैनेजर्स को एनकरेज करने के लिए कि अगर आप लॉन्ग रन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करते हो, तो एक पॉइंट पे ऐसा हो सकता है कि आपको इस फर्म के अंदर पार्टनर बनने का क्या मिले? मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। तो इन ऑर्डर टू एनकरेज मिस्टर पी, who was the manager of the partnership firm and was working in the firm honestly for the last 15 years, तो उसको एनकरेज करने के लिए अदर पार्टनर्स ने उसको फर्म के अंदर पार्टनर बना लिया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो दीज आर द सम रीजंस कि why a new partner is admitted in the partnership firm। बोलो क्लियर है? रीजंस क्लियर Yes, हैं क्या? sir. तो पेज नंबर 1 पे देखो, चैप्टर नंबर है हमारा 4th, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। उसके पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, ये मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। चैप्टर नंबर 3 जो हमने पढ़ा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, पढ़ाया था ना? Yes, sir. तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। जैसे ही ए फर्म के अंदर पार्टनर बनेगा, एज अ न्यू पार्टनर फर्म के अंदर आएगा ए, तो क्या होगा? जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दैट विल कम टू एन एंड which was between X, Y and Z, and a new partnership agreement came into existence in which there will be 4 partners X, Y, Z and A. Their profit sharing ratio will be stated in the deed and other terms and conditions will also stated in the deed, according to which the business of that partnership firm will be conducted. बोलो clear? Yes, Yes. sir. अब है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें एक सेक्शन गिवन है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, सेक्शन साथ में बोलो तो सही, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1। ये सेक्शन क्या कहता है?
देखो, अ पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्योंकि एक नई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टेंस में आएगी, तो पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ठीक है। एज Yes, द sir. ओल्ड डीड कम्स टू एन एंड, according to section 31 subsection 1 of the Indian Partnership Act, a new partner can be admitted only with the consent of all the existing partners। देख लो, जो मैंने तुमसे क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि अगर भाई डीड में हम कोई कंडीशन लिख भी दें कि ऑल पार्टनर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या उस केस में मेजॉरिटी बेसिस पे न्यू पार्टनर को फॉर्म में एडमिट किया जा सकता है? आंसर इज नो, क्योंकि सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि भाई न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड इन द फर्म ओनली एंड ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। Without the consent of all the existing partners, no new partner can be admitted in the partnership firm। अब जो नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, उसके क्या राइट्स होंगे फर्म के अंदर? What will be his rights? First, right number first, he will share the future profits or losses of the partnership firm after his admission। जैसे ही नए पार्टनर का फर्म में एडमिशन होगा, मान लो 3 पार्टनर थे एक्स वाई एंड जेड, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, ए को उन्होंने एडमिट किया, ये है हमारा न्यू पार्टनर। कब किया? 1 अप्रैल 21 से, और उसको 1/4 शेयर देंगे हम। तीनों की कंसेंट है, एक्स वाई जेड की, तीनों की कंसेंट है। तो 1 अप्रैल 21 से जो बिजनेस के ऑपरेशन से प्रॉफिट्स या लॉसेस होंगे फर्म के अंदर, ए विल हैव अ राइट टू शेयर 1/4 पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। बोलो, पहला राइट समझ में आ गया? Yes, sir. फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस के अंदर नया पार्टनर लेगा शेयर। राइट नंबर सेकंड, द न्यू पार्टनर विल हैव अ राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। भाई, जो भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, कैपिटल लाएगा नया पार्टनर, नो डाउट कैपिटल लेके आएगा। और अगर कैपिटल नहीं लेके आ रहा, उसको वर्किंग पार्टनर बना रहे हैं, कई बार क्या होता है कि आप वर्किंग पार्टनर बन जाओ, आप कैपिटल ले आओ, आपको हम सैलरी दे देंगे, आपको कैपिटल की लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई बार ऐसी कंडीशंस भी होती हैं कि कैपिटल लाने की कोई जरूरत नहीं है, यू विल बी a working partner in the firm and you will manage all the business activities of the partnership business। Other partners will introduce capital in the firm, but they will be treated as sleeping partners, यानी नॉन वर्किंग पार्टनर्स। वो केवल पैसा लगाएंगे, बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? वर्किंग पार्टनर की। स्लीपिंग पार्टनर्स बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, ये बता रखा मैंने आप लोगों को। Yes, sir. तो जो भी कैपिटल पार्टनर फर्म में लगाता है, उसी कैपिटल को यूज करके ही तो असेट्स परचेज की जाती हैं। बोलो, या तो Yes. कैपिटल पार्टनर लगा रहा है, या बैंक से आप लोन ले रहे हो, इसी पैसे को यूज करके तो असेट्स परचेज कर सकते हो, और इसी पैसे को यूज करके हम अपना बिजनेस भी रन करते हैं। हाँ सर, तो मुझे बताओ, जो पार्टनर ने कैपिटल इन्फ्यूज की बिजनेस में और उस कैपिटल से हमने असेट्स परचेज कर ली, तो इन असेट्स को शेयर करने का राइट न्यू पार्टनर को भी मिलेगा, यस और नो? Yes, नए sir. पार्टनर या तो कैपिटल लगाएगा, अगर कैपिटल नहीं लगा रहा, उसको एज ए वर्किंग पार्टनर आप फर्म के अंदर लेके आ रहे हो, तो वो बिजनेस ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रहा है फर्म के, तो वो भी तो एक बेनिफिट दे रहा है फर्म को। तो न्यू पार्टनर विल हैव अ राइट टू शेयर द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? Yes, sir. सर, आपने असेट शेयर की बात तो लिख दी, असेट्स शेयरिंग
ये बात तो आपने लिख दी। व्हाट अबाउट लाइबिलिटीज? फर्म की लाइबिलिटीज भी तो होती हैं। तो बेटा सुनो, आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, द डेट ऑन विच द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म, आफ्टर दैट डेट वॉट एवर लाइबिलिटीज, जो भी फर्म की लाइबिलिटीज रेज होंगी, वॉट एवर लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी रेज्ड इन द फ्यूचर, द न्यू पार्टनर विल ऑल्सो बी लाइबल फॉर सच लाइबिलिटीज। और सर एडमिशन की डेट से पहले की लाइबिलिटीज, उसमें न्यू पार्टनर क्यों लाइबल होगा भाई? उससे पहले मुझे बताओ, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशन किसके थे? एक्स, वाई और जेड के थे आपस में। ए Yes, का sir. प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन कब बना? 1 अप्रैल 21 से। तो 1 अप्रैल 21 के बाद जो लाइबिलिटीज रेज होंगी पार्टनरशिप फर्म में, ए विल बी लाइबल ओनली फॉर दोज लाइबिलिटीज, नॉट फॉर द लाइबिलिटीज विच हैड बीन रेज्ड इन द पास्ट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो देखो बुक के अंदर राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर, मैंने कल पीडीएफ डाल दी थी आप लोगों के ग्रुप के अंदर, ड्रॉप कर दी थी पीडीएफ, डाउनलोड कर Yes, ली ना sir. सबने? Yes, sir. तो पेज नंबर 1 पे ही है। अ न्यू पार्टनर गेट्स द फॉलोइंग 2 राइट्स। फर्स्ट इज राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, एंड सेकंड राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। एट द सेम टाइम ही बिकम्स लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन। यानी उसके एडमिशन के बाद अगर फर्म ने कोई लाइबिलिटी इनकर की है, कोई लाइबिलिटी रेज हुई है फर्म के अंदर, तो ओनली फॉर दैट लाइबिलिटी द न्यू पार्टनर विल बी लाइबल। सर जॉइंटली लाइबल होगा या सेवरली लाइबल होगा? बोथ, जॉइंटली भी और सेवरली भी। क्लियर है? Yes. सर एक न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम हमें कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं? एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, क्या क्या लेके आएगा नया पार्टनर? न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नया पार्टनर क्या क्या लेके आएगा फर्म में? देखो एक तो लाएगा अपना शेयर ऑफ कैपिटल, और दूसरा लाएगा शेयर ऑफ गुडविल। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि सेकेंड चैप्टर ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट्स, वट एवर accounting treatments I have taught you in the second chapter, the same concepts will be applied in the admission of a partner। और जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसका जस्ट अपोजिट नेक्स्ट चैप्टर में होगा। क्यों? इस चैप्टर में तो नया मेंबर आ रहा है फर्म में, नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, और नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर या तो रिटायर होके जाएगा या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो जस्ट अपोजिट बात हो जाएगी कि यहां पर तो आ रहा है और नेक्स्ट चैप्टर में जाएगा, तो अपोजिट बात हो जाएगी। तो अभी तो एडमिशन की बात करो, तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। सर शेयर ऑफ गुडविल क्यों लाएगा? क्योंकि न्यू पार्टनर विल ऑलवेज बी गेनिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर विल ऑलवेज बी गेनिंग पार्टनर। सर क्यों हमेशा गेनिंग पार्टनर क्यों होगा? क्योंकि नया पार्टनर जब फर्म में आएगा तो वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका कुछ प्रपोर्शन वो उनसे क्या करेगा? परचेज करेगा, यानी एक्वायर करेगा। यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स विल सरेंडर सम ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। बोलो बात समझ में आ रही है? इसलिए न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। बोलो बात आई समझ में? Yes, sir. जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में क्या किया था, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल क्या कर रहा था? कॉम्पनसेट कर रहा था। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? जो न्यू पार्टनर है वो तो गेनिंग पार्टनर है ही, तो गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स
विद प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा वो, शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा वो। क्लियर है? Yes, sir. देखो बॉटम में पेज के, एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। Old partners sacrifice a share of their profits in his favor and thus he gets a share in the future profits of the firm. Following adjustments are needed at the time of admission of a new partner. अब देखो बच्चों, न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम। एडजस्टमेंट्स required to be done at the time of admission of a new partner। कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स हम करेंगे? फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर। इसी के साथ ही मैं कहता हूं हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बनाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और हमें गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर इतना सब क्यों? बेटा कई बार क्या होता है, मान लो 3 पार्टनर हैं ए बी सी, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 3:2:1। डी को वो एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर, डी को वो एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर। ठीक है, अब कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी कुछ क्वेश्चंस के अंदर जहां पर नया पार्टनर तो गेनिंग पार्टनर है ही है, बोलो डी तो गेनिंग पार्टनर है, यस और नो? डी तो गेनिंग पार्टनर है ही है। इसके अलावा डी को एडमिट करने के बाद जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा फ्यूचर के अंदर, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, अभी बी कितना ले रहा है, मान लो डी आ रहा है 1/10 शेयर के लिए, मैं हटा रहा हूं इसको, 1/4 शेयर के लिए नहीं 1/10 शेयर के लिए लेके आ रहा हूं मैं इसको। ठीक है सर, 1/10 शेयर, तो डी का शेयर तो है 1/10 यानी 10% प्रॉफिट तो डी लेगा फ्यूचर में। और इनका जो न्यू रेशो है ये तो है ओल्ड रेशो, और जो न्यू रेशो है ए बी सी और डी का वो है अभी तो ये ले रहा था 33.33%, तो वो मैं कर देता हूं 3:4:2:1। डी का तो 1/10 ही है, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। देखो बच्चों, डी तो नया पार्टनर है, ये तो गेनिंग पार्टनर है ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन बी को थोड़ा कंसिडर करके देखो, ये पहले आउट ऑफ 6 रुपीज 2 रुपीज ले रहा था, यानी 33.33% शेयर ले रहा था, यस और नो? Yes. और अब देखो बेटा 10 में से 4 रुपीज लेगा, यानी बी भी क्या है, यानी Gaining बी भी क्या हो गया, Gaining. गेनिंग पार्टनर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई केवल हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ही कैलकुलेट नहीं करना, हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कई बार सिचुएशन ऐसी होंगी क्वेश्चंस के अंदर कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से भी कोई पार्टनर गेन कर रहा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशो ऑल्सो। तो सर इस केस में जो न्यू पार्टनर है वो तो कॉम्पनसेट करेगा ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर है। क्या बी भी करेगा क्या? बेटा सेकंड चैप्टर में और क्या पढ़ा था हमने,
गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विद द प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो बी भी कॉम्पनसेट करेगा, किस किस को करेगा? ए को भी करेगा और सी को, और सी को भी करेगा, क्योंकि सी 6 रुपीज में से पहले 1 ले रहा था, अब 10 में से 2 ले रहा है। यानी मुझे बताओ, क्या सी भी गेन कर रहा है क्या? नो सर, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। अच्छा चलो कैलकुलेट करते हैं। सी का न्यू रेशो है 2/10 और ओल्ड रेशो है 1/6। चलो 30 एलसीएम ले लें? हाँ सर ले लो। ये देखो, अरे सर सी भी गेन कर रहा है तो सी भी कॉम्पनसेट करेगा। सर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ओनली ए इज सेक्रीफाइसिंग। वो 6 में से भी 3 ले रहा था और 10 में से भी 3 ले रहा है, उसका शेयर ही चेंज नहीं किया। उसका शेयर तो बहुत रिड्यूस हो गया, 6 में से भी 3 ले रहा था, अब 10 में से भी 3 ले रहा है। 6 में से 3 ले रहा था तो कितना ले रहा था? 50%। 50%, जबकि 10 में से 3 ले रहा है तो कितना ले रहा है? ओनली 30%। तो 20% जो शेयर डाउन हुआ ए का, वो केवल ए ने ही सेक्रीफाइस किया है। बी और सी भी गेनिंग पार्टनर है और डी तो नो डाउट गेनिंग पार्टनर है ही है। तो इस टाइप के कुछ ट्रीटमेंट्स आएंगे। अब देख लो फॉर्मूले कोई चेंज नहीं होंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो वही रहेगा, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। देयर विल बी नो चेंज इन द फॉर्मूला। गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अच्छा सर, सर इसके अलावा और क्या करेंगे? हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी हम करेंगे। सर ये भी वैसे ही होगा क्या जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ा था? हाँ नियर अबाउट वैसे ही होगा, कुछ लिटिल बिट चेंजेस होंगे, थोड़े से चेंजेस होंगे, क्योंकि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और अगर वो कैश में नहीं ला रहा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे? स्लाइड से चेंजेस होंगे, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। अच्छा सर, क्या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करा सकता है वो हमसे? बेटा करा सकता है, अगर क्वेश्चन में बेसिस दे रखा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का तो वो भी करवा सकता है। वैसे जब एडमिशन का फुल साइज क्वेश्चन आता है तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कराते नहीं है, गुडविल की वैल्यू वो क्वेश्चन में दे देते हैं ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, दे देते हैं वो। लेकिन अगर उन्होंने बेसिस दे रखा है तो वही आप एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, उनमें से कोई एक बेस आएगा, उसके बेसिस पे कर लेंगे हम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits ऑब्लिक लॉसेस। ठीक है ना, ये करेंगे। सर ये तो वही चीजें आ रही हैं जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पढ़ी थी। हाँ बेटा वही आ रही है, मैंने तो पहले ही बोल दिया था सेकंड चैप्टर में कि जो यहाँ पे पढ़ रहे हो सावधानी से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो, यही चीजें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में आएंगी और यही चीजें मजे की बात है रिटायरमेंट एंड डेथ में भी आएंगी। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। और लास्ट हमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसका एक क्वेश्चन हमने किया भी था सेकंड चैप्टर के पार्टनरशिप के, किया था ना एक क्वेश्चन? यस सर, वो सबसे हो गया बच्चों? कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में आ गई आपको? यस सर, यस। हाँ सर समझ में आ गई हमें। तो बस ये 5 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें करने होंगे बैक टू बैक। सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल,
हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, वो हम सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हम इसकी ऑलरेडी हम डेप्थ नॉलेज ले चुके हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए, आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व क्वेश्चंस भी किए, अनसॉल्व क्वेश्चंस आप लोगों ने बैक टू बैक किए। जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम थी आप लोगों ने अपनी क्वेरीज भी रेज की। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मुझे कॉल्स किए, कुछ ने मैसेजेस के थ्रू भी क्वेरीज की, और कुछ ने क्लास के अंदर पूछ के अपनी क्वेरीज खत्म कर ली। तो आई होप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बोलो। यस सर। इसके बाद हम रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑब्लिक लॉसेस, सेम वही ट्रीटमेंट चलेगा जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ के आए हैं। रीवैल्यूएशन भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, सब सेम रहेगा। बस एक इसके ऊपर अब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल्स के ऊपर इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। यस सर। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो इसमें बेटा डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जरा सा भी आपने फ्लो के अंदर क्वेश्चन पढ़ लिया स्पीडली तो गलती होने के चांसेस हैं। लैंग्वेज को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो पेज नंबर 2 ऑफ द बुक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चैप्टर है 4th, पेज नंबर 2। When a new partner is admitted, he acquires his share of profit from the old partners. अब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर हैं ए, बी एंड सी, और डी को वो एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट कर रहे हैं। तो ये तो है आपका न्यू पार्टनर। अब ये जो पार्टनर्स हैं 3, इनको हम बोलेंगे ओल्ड पार्टनर्स। सेकेंड चैप्टर में क्या कह रहे थे? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब ध्यान रखना, इनको हम बोलेंगे क्या? ओल्ड पार्टनर्स, और ये न्यू पार्टनर है। तो जब भी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो वो अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर से एक्वायर करेगा, यानी परचेज करेगा, ठीक है। तो Yes. जैसे ही डी अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट परचेज करता है, मान लो 1/4 शेयर लेता है, ये इसने एक्वायर किया ए, बी और सी से। तो जो ए, बी और सी का शेयर था, मान लो था 3:2:1, और डी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो 1/4 शेयर इसने ए, बी और सी से एक्वायर किया है ना, एक्वायर करना यानी परचेज किया है ना। तो जैसे ही इसने परचेज किया तो मुझे बताओ इन तीनों पार्टनर्स ने जो इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था, इसका था 3/6, इसका था 2/6 और इसका था 1/6, उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन डी को सरेंडर किया ही ना? यस और नो? यस सर। Yes. इन्होंने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट का कुछ पोर्शन डी के फेवर में सरेंडर किया, ठीक है। तो this reduces the old partners share of profits, hence the calculation of new profit sharing ratio becomes necessary. अब कुछ इन्होंने, हाँ बेटा बोलो। सर स्क्रीन ब्लैक हो रही है। स्क्रीन ब्लैक हो रही है? अदर स्टूडेंट्स ब्लैक हो रही है स्क्रीन? No, sir. मुस्कान के अलावा गुंजन, ईशा, बेटा स्क्रीन ब्लैक हो रही है आपके? No, sir. बेटा कुछ आपके साइड से इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है आपके एरिया में, ओके सर। ठीक है ना। स्क्रीन ब्लैक होने की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी सेम, ये तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सेम क्लास आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना, डे टाइम तक यूट्यूब के ऊपर वीडियो अवेलेबल हो जाएगा सेम। अब देखो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स गिवन है ए, बी एंड सी, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है फॉर 1/4 शेयर, यानी समटाइम्स इन द क्वेश्चन आपको डेटा गिवन होगा ओल्ड पार्टनर्स का पीएसआर, और एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है एक पर्टिकुलर शेयर के लिए, दैट इज 1/4 शेयर, और वो आपको कहेगा कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस
और कुछ वो क्वेश्चन में आपको नहीं बता रहा, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन, when the share of new partner is given in the question and it is not specified in the question, it is not specified in the question that how much share has been sacrificed by the old partners in favor of the new partner, old partner ने कितना portion sacrifice किया, तो in such a case it will be assumed that this 1/4 share has been sacrificed by the old partners in their old ratio। किस रेशो में सेक्रीफाइस किया? ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? बात समझ में आई? देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस केस के अंदर। अजम्पशन क्या लेंगे? हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो, उनका न्यू रेशो हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और जो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका केवल शेयर ऑफ प्रॉफिट बता रखा है। तो उस केस में हम ये अज्यूम करते हैं, ये अजम्पशन लेते हैं कि ये जो नए पार्टनर का शेयर है ये ओल्ड पार्टनर्स ने उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही सेक्रीफाइस किया है। ठीक है? यस सर। तो सर न्यू रेशो कैसे निकलेगा? सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यही हो गया ना फिर 3:2:1। बिल्कुल, देखो मैं दोनों चीजें समझा के चल रहा हूं। गेनिंग पोर्शन तो क्या हो गया? 1/4। गेनिंग पार्टनर कौन है? ओनली डी। डी इज अ गेनिंग पार्टनर, 1/4 शेयर उसने गेन किया है किससे? ए, बी और सी से। और ए, बी और सी ने किस रेशो में ये 1/4 शेयर सेक्रीफाइस किया? इन द रेशो ऑफ 3:2:1। सर इसके अलावा और कोई भी अजम्पशन लेते हैं कि अगर हमें न्यू रेशो निकालना हो तो? हाँ, इस केस के अंदर हम ये अजम्पशन लेके चलेंगे कि जो रिमेनिंग शेयर है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में ही क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर रिमेनिंग प्रॉफिट देखो, न्यू शेयर ऑफ डी कितना है? 1/4। ठीक है? यस सर। लेट द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट 1 रुपीज है, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 1 में से 1/4 तो डी ले जाएगा, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 3/4। यस सर। अब शेयर ऑफ ए का ओल्ड शेयर कितना था? 3/6। यस तो सर। शेयर ऑफ ए 3/6 ऑफ 3/4, यानी रिमेनिंग शेयर का 3/6 लेगा। हमने यही तो अज्यूम किया था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें और कोई डेटा गिवन नहीं है, हमें केवल दो ही इंफॉर्मेशन दी हुई है, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट। दो ही चीजें दी गई हैं। तो उस केस में हम ये अजम्पशन लेते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि द ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड रेशो। ठीक है? तो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा उसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। तो शेयर ऑफ ए क्या होगा? 3/6 ऑफ 3/4, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/6। शेयर ऑफ बी इसका था 2/6 ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4, एंड शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 3/4। तो कर लो इसको आपस में, अगर कट होता है तो कट कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 3/6 या 8, 3/8 हो गया ये, और ये हो गया आपका 3 2 जा 6, ये कितना हो गया? 1/4। ठीक है? यस सर। और ये हो गया 1/8। अब न्यू रेशो ऑफ ए, बी, सी एंड डी
इज इक्वल टू 3/8 इज टू 1/4 इज टू 1/8 इज टू डी कितने शेयर के लिए आया था 1/4। ठीक है, अब क्या करोगे, अब एक चीज का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर सेम करो। यहां पर 8 एलसीएम आया, 3:2:1:2, ये हो गया आपका न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ध्यान रखना डिनोमिनेटर सबके इक्वल करने पड़ेंगे। ये 1/4 था, ये 1/4 था, डिनोमिनेटर 4 थे, डिनोमिनेटर मस्ट बी इक्वल, डिनोमिनेटर सेम करो। 8 एलसीएम लिया मैंने, तो ये देखो तुम्हारा एग्जैक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 3:2:1:2, और जो न्यूमरेटर का टोटल होगा वही डिनोमिनेटर होगा। 3 और 5 और 3 8, ये देखो 8। बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. कोई Yes, डाउट्स sir. हैं किसी बच्चे को इसमें? No, sir. No, sir. तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट ऑन पेज नंबर 4.2, when only the ratio of the new partner is given in the question, then in the absence of any other agreement, कोई और एग्रीमेंट नहीं हुआ पार्टनर्स के बीच में। अदर एग्रीमेंट का मतलब सर कि ये जो 1/4 शेयर है, कई बार ये बोला जाता है कि ये 1/4 शेयर मिस्टर डी ने ए बी और सी से इक्वली लिया, या केवल बी और सी से लिया इक्वली, या केवल ए से ही लिया 1/4 शेयर, बी और सी से कुछ सरेंडर ही नहीं करवाया, उनसे कुछ एक्वायर किया ही नहीं। अगर ऐसे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, then in the absence of any other agreement it is presumed, presume करना यानी ये कल्पना की जाती है, it is assumed that the old partners will continue to share the remaining profit in their old profit sharing ratio, in the same ratio as they were sharing the profits in the past, यानी in their old profit sharing ratio। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. आओ हम इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट करें। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। उन्होंने डी को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर। ये है आपका न्यू पार्टनर, 1/6 शेयर के लिए ये फर्म के अंदर आया है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। हमें पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने हैं। मुझे बताओ क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन क्या है, एक तो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, दैट्स ऑल। इट मींस द ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन देयर ओल्ड रेशियो। ये अज्यूम करके Yes. चलेंगे, यस और नो? Yes, Yes, sir. तो मुझे बताओ शेयर ऑफ डी कितना है 1/6। आप लिखोगे लेट द टोटल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? 5/6. 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। अब 5/6 रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट का 3/6 कौन लेगा? ए। रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/6 कौन लेगा? बी। और रिमेनिंग प्रॉफिट का 1/6 कौन लेगा? सी। तो शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/6 ऑफ 5/6। शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 2/6 ऑफ 5/6, और शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 5/6। ये हो गया 5/12, ये हो गया 5/18, और ये हो गया 5/36। नाउ शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी इज इक्वल टू 5/12 is to 5/18 is to 5/36 is to 1/6। अब
मुझे बताओ 36 एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, Yes, sir. डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो 12 3 जा 36, 3 5 जा 15 is to 18 2 जा 2 5 जा 10 is to 5 is to 6। देखो Yes, टोटल sir. लगाओ, 15 और 10 25 और 5 30 और 6 36, तो न्यू रेशो क्या हो गया, 15 is to 10 is to 5 is to 6। ये इनका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सिखा दो। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी 3:2:1 बाय डिफॉल्ट। पहले बोल दिया था मैंने कि इफ इन द क्वेश्चन profit sharing ratio of old partners and the share of new partner is given only, then in such a case it will be presumed that old partners will share the remaining profit in their old ratio, and it is also presumed that old partners has sacrificed in their old ratio, that is 3:2:1। तो sacrificing ratio भी क्या आएगा, 3:2:1। करके देख लो। सर कैसे करेंगे, अरे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, यस और नो। Yes, sir. Yes. ओल्ड रेशियो क्या है, 3/6:2/6:1/6। इसमें से इनके न्यू रेशियो को लेस करके देख लेना, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। ये तुम करके देखना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2:1 आ रहा है या नहीं आ रहा। फॉर्मूला क्या लगाओगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोलो क्लियर है। Yes, sir. तो बेटा आज के लिए Yes. इतना ही, कल मिलते हैं हम, ठीक है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। Nice day, sir.